नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है क्या, क्यों होती है, क्या कारण है और क्या है इसके घरेलू उपचार और कौन से हैं योग आसन। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या होते हैं? जब आपको आपका मोशन मल एक हफ्ते में अगर 2 से 3 बार पास आउट हो रहा है तो मान लीजिए कि ये कब्ज होने का एक सिम्टम है। आपको भूख कम लग रही है, फेस पे पिंपल्स फूट रहे हैं, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो उसका रिएक्ट आपके फेस पर, चेहरे पर नजर आता है, स्किन पर नजर आता है, क्योंकि पेट की गर्मी नहीं निकल पा रही है, पेट की गंदगी साफ नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कहते हैं कि पेट अगर आपका हेल्दी नहीं है, साफ नहीं है, तो उस वजह से आपके शरीर में अनेकों रोग हो सकते हैं। कब्ज ही बहुत सारी बीमारियों की जन्मदाता होती है। तो लक्षण तो हम समझ पाते हैं, मोशन का टाइट होना, जब पेट में मरोड़ उठना, गैस पास आउट होना, या फिर एक हफ्ते में आपका एक बार मोशन पास करना, स्टूल का बहुत हार्ड होना, ये सारे लक्षण हैं जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि आपको कब्ज हो चुकी है। अब इसके लक्षण के साथ साथ में कारण आता है कि क्यों होती है ये, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से हमारा मोशन, हमारा स्टूल हार्ड हो गया है, हमें गैस बन रही है। तो दोस्तों, इसका एक मेन रीजन होता है हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल। अगर हम टाइम पर नहीं सो रहे हैं, अगर हम टाइम पर नहीं जाग रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जिनको खाने के बाद हमारा स्टूल हार्ड हो रहा है। बड़े सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जैसे कि आयरन की दवाई हो गई है, या फिर गैस की जो खाली पेट लोग दवाइयां खाते हैं कि गैस ना बने। लोग नहीं समझ पाते हैं कि इन दवाइयों से स्टूल हार्ड हो जाता है। या फिर आप जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर की जो एक मात्रा होती है कि हमें इतना फाइबर दिन में चाहिए होता है, उससे कम लेना। पानी दिन में कम पीना। अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पा रहे हैं या नहीं पीते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से भी स्टूल हार्ड हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, कहते हैं कि जो भी हम एक ग्रास खा रहे हैं उसको कम से कम हमें 30 से 32 बार चबाना चाहिए। जो भी हम खाना चबा चबा कर खाते हैं, जब हमारे पेट में जाते हैं, आंतों में जाते हैं, तो आंतों का काम सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने का होता है। लेकिन हम आज की भागदौड़ और जल्दबाजी वाले लाइफ जो हम जी रहे हैं, उसमें खाने का भी टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि बस मुंह में डाला और सीधा पेट में, जिस वजह से हमारी आंतों को वो काम भी करना पड़ता है जो काम हमारे दांतों का होता है, खाने को चबाने का। अब होता क्या है कि हमने कुछ ऐसा खाना खाया जैसे कि फास्ट फूड। हम बहुत ज्यादा, आज की जो हमारी लाइफ है, हम फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए। मैदे से बना हुआ खाना, क्योंकि इस खाने को पचाने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। अगर हमने खाना खाया और उसके बाद हमारी उससे भी बुरी बात ये हो जाती है कि मैदे को पचाने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो हमें ठंडा होता है। लेकिन मैदे को पचाने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन हम जस्ट इसका ऑपोजिट करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी ऑपोजिट आता है। जो खाना हमने खाया वो सड़ने लगता है आंतों में पड़ा पड़ा, और जब वो खाना सड़ने लगता है, पास आउट नहीं होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। और दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्जी सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, गुदा एनस जहां से मल पास होता है वो मार्ग जख्मी हो जाता है, और जब बार बार उस पर चोट लगती जाती है, क्योंकि मोशन तो आप पास करेंगे करेंगे, वो एरिया जो होता है एनस का वो बार बार फटता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होते होते उसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप ठीक तरीके से बैठ तक नहीं पाते हैं, आपके एनएस में घाव होना शुरू हो जाते हैं। एक
कब्ज की वजह से इस हद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी एक सामान्य सी लाइफ इतनी दर्दनाक हो सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप खाते हैं उसको चबा चबा करके खाने की कोशिश कीजिए। घर का बना ताजी खाना खाने की कोशिश कीजिए। मैदा और मैदे से बने खाने को जितना हो सकता है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसको खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की लाइफ ऐसी है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। बट अगर आप खाते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि 10 दिन में एक बार फास्ट फूड, 15 दिन में एक बार फास्ट फूड, जिससे कि आपके शरीर को उसकी आदत भी ना हो और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो कोशिश कीजिए घर का ताजा खाना खाने की, कम से कम दवाइयां खाने की। अगर आपने बहुत ज्यादा विटामिन B12 और D3 भी खाया है तब भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। बॉडी को जिस चीज की जितनी मात्रा में जरूरत है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की हम कहेंगे कि सलाह के बिना आप कोई भी दवाई ना लें। जब तक शरीर को उस दवा की जरूरत नहीं है, शरीर को आदी ना बनाए। तो दोस्तों, ये तो जाना हमने कि कब्जी होती क्या है, उससे क्या नुकसान होते हैं और क्या कारण है। हमें खाना, अपने खाने में हमें फाइबर खाना चाहिए, चने ज्यादा खाने चाहिए। हमें खाना खाने के बाद रात को हमें मुट्ठी भर भीगे चने खाने चाहिए, उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में हमें फाइबर मिल जाता है। लेकिन आप फाइबर जब भी खा रहे हैं, आपको ये याद रखना होगा कि फाइबर को भी डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत होगी। तो मिनिमम दिन में कम से कम हम कहें कि 10 से 12 गिलास पानी आपको जरूरी है, वो आपको पीना ही पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, वो आपको सोना ही पड़ेगा। कम से कम 90 मिनट से लेकर आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। 45 मिनट आपको वॉक, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, जिम, कुछ भी जो जिसमें आपकी बॉडी से पसीना निकले, आपके शरीर से गंदगी बाहर निकले, वो आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ बैठे रहने से, दिमागी कसरत करने से ही आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, तनाव मुक्त रहना होगा। जितना हो सकता है माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, प्राणायाम दिन में किया कीजिए। जब तक आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, ये छोटी छोटी बीमारियां आपके पास आती और जाती रहेंगी। पर कुछ बीमारियां इनमें ऐसी होती है दोस्तों कि एक बार आ गई तो वो जाने का नाम नहीं लेती है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन ऐसी है जिसको आप घरेलू उपचार, अपने एक्सरसाइज, खाने पीने की देखभाल अगर आप करते हैं तो ये बीमारी आपका पीछा छोड़ सकती है। तो आइए अब समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में हमें कौन से आसन हैं जो ऐसे करने चाहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वज्रासन से। पंजे मिलाकर रखेंगे, हील में गैप, दोनों हील के बीच में बम टिकाकर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दोस्तों, एक मात्र वज्र आसन ही एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। दोस्तों, वज्र आसन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहें कि वज्र आसन ही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात को। कम से कम 15 से 20 मिनट का अभ्यास डेली होना चाहिए। और इसके फायदे की अगर बात करें तो आपका डाइजेशन पावर स्ट्रांग होता है, खाने को पचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको भूख भी खुलकर लगती है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो ये महिलाओं के लिए उन दर्दनाक जो दिन होते हैं उनके महामारी का समय, जिसमें कुछ महिलाओं को पेट में ऐंठन पड़ती है, ब्लड के जो क्लॉट्स शरीर से निकल रहे हो तो उसमें दर्द होता है, उसमें आपको आराम दिलाता है। महिलाओं का बांझपन दूर करता है, शरीर में खून की कमी को पूर्ति पर लेकर आता है, शरीर में होने वाली कमजोरियां, खासकर महिलाओं के मासिक धर्म के समय, उसको कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, आइए हम पहुंचते हैं अपने अगले आसन पर, अर्धमत्स्येंद्रासन। दोस्तों, मैं जो भी आसन करवाऊंगी वो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करूंगी, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे। वज्र आसन के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन, एक नी सीधा, एक नी को बेंड करते दूसरे पैर के पीछे रखते हुए कंधे को बिल्कुल घुटने के पास लेकर आना है। दोस्तों, मैं उस तरीके से करवाऊंगी जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनकी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो भी कॉन्स्टिपेशन से खुद को आराम दे।
तो इस तरीके से रखते हुए जितना आप कमर को सीधा रखते हुए ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट। और जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो इस तरीके से पूरा भी आसन लगा सकते हैं। अगर हम फ्रंट से देखें तो इस तरीके से अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पीछे से हाथ उठाकर कमर पर एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड 30 सेकेंड, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। आप राइट और लेफ्ट दोनों पैरों से एक एक बार जरूर करेंगे। हम अपने अगले आसन की तरफ पहुंचते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए हिप को जितना ज्यादा आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ज्यादा ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। सेम इसमें भी अर्ध मत्स्येंद्र आसन के तरीके से ही कंधे मजबूत होते हैं, चेस्ट मजबूत होती है, हिप ज्वाइंट, थाई, नी और एंकल के लिए काम करता है। अब हम अगले आसन पर पहुंचते हैं, नौका आसन। दोनों पैर हवा में, दोनों हाथ हवा में और होल्ड 20 और 30 सेकेंड। छोटी और बड़ी आंख दोनों को मजबूत बनाता है नौका आसन। नौका आसन की दूसरी पोजीशन जमीन के बहुत क्लोज रखते हुए, ये भी सेम 20 और 30 सेकेंड होल्ड। और इसके बाद हम पहुंचते हैं उत्तान पाद आसन पर। दोस्तों आप हर आसन में 5-5 सेकेंड और 10-10 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। उत्तान पाद आसन में आने के लिए कमर को आराम देते हुए दोनों हाथ नीचे कमर के और दोनों पैर हवा में, होल्ड फॉर 20 सेकेंड। फिर थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट 60 डिग्री पर घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए 20 सेकेंड और फिर 90 डिग्री पर होल्ड करते हुए 20 सेकेंड। हमारा मेन टारगेट है कि हम अपनी आंतों को मजबूत बनाएं। आंतें जितना मजबूत होंगी आपका डाइजेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, जिस तरीके से हम पवन मुक्त आसन में आते हैं, सेम पोजीशन। जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, पंजों को इस तरीके से पकड़ना होगा। जो लोग कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं होल्ड कर पा रहे हैं वो ऐसे होल्ड करें 20 सेकेंड 30 सेकेंड, एटलीस्ट 2-2 से 3-3 सेट। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए हम करवट लेते हुए अपने अगले आसन पर आते हैं। जिस तरीके से हम पवन बटरफ्लाई वाली पोजीशन में आते हैं उसी तरीके से इस आसन को करेंगे हम। दोनों हाथों से पंजों को मजबूती से पकड़ के रखना है और दोनों घुटनों को जितना हो सकता है जमीन के पास। हम कमर को बिल्कुल खींच कर रखेंगे। हम रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हैं, अपान को जितनी जगह दे सकते हैं, बेसिकली हमें बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए काम करना है, उसको चैनलाइज करना है इस तरीके से। नेक्स्ट पोजीशन पर हम आते हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो भी और जो लोग कम फ्लेक्सिबल है वो भी, दोनों के लिए एक आसन करके दिखाऊंगी। इस तरीके से दोनों पैर खोलकर एक बिल्कुल सीधा रखना है, पंजा बिल्कुल फ्लैट जमीन पर, एक हाथ जमीन पर और ट्विस्ट इस तरीके से। और जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो लोग सोचते हैं कि इससे ज्यादा किया जा सकता है, उन लोगों के लिए भी मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। थोड़ा सा और एडवांस मोड पर जाकर पोजीशन सेम रखेंगे और ऑपोजिट हाथ को यूज करते हुए ऐसे पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, जितना ज्यादा आप ट्विस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में आपको अपने स्टमक को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें, जितना ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जितना अपान को आप स्पेस दे सकते हैं उतना काम करें। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आ जाती है कि जब आप मल त्यागने की पोजीशन में आते हैं तो वो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। पहले हम लोग यूज किया करते थे इंडियन पॉट। आज के डेट में हर घर में आपको आसानी से वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा, तो हम सबसे पहले इंडियन टॉयलेट की बात करते हैं। हम इस पोजीशन में आते हैं। आप इसी पोजीशन में बस थोड़ा सा हिप ज्वाइंट को और घुटनों को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, अपने अपान को जगा दीजिए। जितना ज्यादा आप अपान को जगा देंगे उतना ज्यादा मल निकासित होने के लिए आसानी हो जाती है। आप इस तरीके से मल त्यागने के लिए जोर कतई भी ना लगाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल जो आपका होता है वो हार्ड हो जाता है
अब अगर आप हार्ड स्टूल को जबरदस्ती करके शरीर से बाहर निकालेंगे तो वो आपके गुदा में चोट लगाता हुआ बाहर निकलेगा, तो वो कतई ना करें। इस तरीके से सांस सामान्य, फोकस अपने पेट पर रखना है, नाभि पर रखना है। ये हुई पहली पोजीशन इंडियन सीट के लिए। अब दूसरी पोजीशन होगी इंग्लिश सीट के लिए। इस तरीके से आप इसमें भी नी को खोल दीजिए, कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए, बस जोर नहीं लगाना। आपको दोनों ही स्थिति में जोर बिल्कुल नहीं लगाना होगा। आप जितना आसानी से, जितना सुगमता से लंबी सांस और धैर्य रखते हुए मल को त्याग कर सकते हैं वो करना होगा। दोस्तों, असल में कब्ज की जो हम कहीं बीमारी है, ये बेसिकली हमारे खान पीन से रिलेटेड है। आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए। जितना फाइबर होगा 50-50% का रेशो रखिएगा। आपको पानी भी उसी हिसाब से पीना होगा। अब फाइबर तो खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो ज्यादा नुकसान कर जाएगा। आप जो भी खाना खा रहे हैं कोशिश कीजिए कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, जैसे सलाद में आप खीरा, टमाटर, प्याज, मूली खा सकते हैं फाइबर के लिए। और अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट जो चबा करके आप खा सकते हैं वो खाइए। जूस कम से कम पीजिए, क्योंकि वही है जो आपको खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी सहायता कर रहा है। जितना खाने को आप चबा चबा कर खा सकते हैं उतना चबा चबा कर खाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उतना ही करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।